नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। और मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं मेरे सहयोगी सौहार्द द्विवेदी। अब ऐसे ही आपसे जुड़ने के पीछे का कारण है एक बड़ा ही दिलचस्प राजनीतिक नतीजा। ये नतीजा क्या है? ये नतीजा ऐसा है जिसने पूरे देश की राजनीति में थोड़ी सी खलबलाहट, थोड़ी सी खलबली, थोड़ी सी घबराहट तो मचाई दी है। क्योंकि एक ऐसा नतीजा है जिसकी पूरी होने की उम्मीद बहुत से लोग कर रहे थे, लेकिन शायद यकीन किसी को नहीं था कि वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी एक राजनीतिक घटना है। कल्पना से परे थी। लोगों को बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और ये क्या हुआ है सौहार्द? ये हुआ ये है कि एक वो सीट जहां से कभी भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं, जहां विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी 60% वोट परसेंट से कभी नीचे नहीं गया, वहां आज किला ढह गया। वो किला ध्वस्त हो गया। किसका? बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का। जिस सीट से वो 5 बार के विधायक रहे, जिस सीट से वो 1 साल पहले 52,000 वोटों से जीते थे, आज उस सीट पर तकरीबन जहां से उनके पिताजी कई बार लगातार विधायक रहे हैं। 20,000 वोटों से हार चुके हैं। और किससे आ रहे हैं? पॉलिटिकल डेब्यूटेंट से। वो शख्स जो पहली बार चुनाव लड़ रहा था। जी, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। अब बस औपचारिक घोषणा बाकी है। तमाम राउंड्स की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और तकरीबन 20,000 एंड टू बी एग्जैक्ट 19,324 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, या यूं कहें कि चुनाव जीत गए हैं। सौहार्द जी, कल्पना की थी इस चीज की? देखिए, मैं तो स्टार्टिंग से चीज़ें कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता है। खास तौर पे जिस तरीके से जन स्वराज के लिए उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा और उसके बाद 3 साल वो पद यात्रा की और लगातार गांव-गांव जा करके लोगों से कनेक्ट होना। जैसे कि होता नहीं है कि आप 3 साल में उन्होंने अपने आप को वहाँ पर स्थापित किया। बिहार जैसे राज्य में, मतलब कि आप सोचिए, जहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको आज तक ये नहीं पता है कि मतलब उन्होंने बस जैसे कि रामविलास पासवान का नाम सुना है, जानते नहीं हैं। चिराग पासवान का नाम उनको याद है और उनको याद है कि कौन है ये पासवान है, क्योंकि जाति वाद जो है बिहार में वो चरम पे है। और उसके बावजूद प्रशांत किशोर वहाँ पे जा करके और जिस तरीके से अपने आप को वहाँ पर स्थापित किए हैं, और प्रशांत किशोर का जो यहाँ से बांकीपुर चुनना सबसे विशेष यही था कि हम बीजेपी को वहाँ से मात देंगे जो उसकी सबसे मजबूत जगह है। अच्छा, आप एक चीज देखिए, प्रशांत किशोर जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं, 243 सीटों पर मतदान होता है, प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो अपने तमाम कैंडिडेट उतारते हैं। बड़ा सवाल खड़ा किया जाता है कि भैया आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, खुद चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतरे, आप सेनापति हैं, आप रण क्षेत्र में क्यों नहीं है? क्या समय चुना है चुनाव लड़ने का? मतलब, और क्या सीट चुनी है? मतलब बांकीपुर सीट, वो भी कब? जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए भारतीय जनता पार्टी के। और शायद 2025 में वहां से चुनाव लड़ते हैं, जीतते नहीं जीतते फर्क नहीं पड़ता। जीतते भी तो शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि हाँ चलिए ठीक है, आपने एक सिटिंग विधायक को हरा दिया। लेकिन अब केंद्र सरकार में जो पार्टी सत्ता में है, केंद्र में जो अपने आप को कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पैतृक सीट, जहां 1995 से बीजेपी कभी हारी नहीं। 1995 से लेकर 2008 तक वो पटना पश्चिम हुआ करती थी, और 2008 से लेके 2026 मतलब अभी तक वो बांकीपुर विधानसभा सीट। और 1 साल पहले 52,000 वोटों से जीते थे नितिन नवीन। और ये कल्पना किसी ने नहीं किया। और ये नतीजा वो भी तब जब पूरा का पूरा एनडीए का कुनबा, और जब मैं इंडिया का कुनबा कहता हूं, मैं बात करता हूं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी। इन तमाम पार्टियों ने डेरा डाल दिया था एक बांकीपुर सीट पे। तमाम इनके नेता, इनके सांसद, इनके मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, हर कार्यकर्ता बांकीपुर में डेरा डाले हुए थे। और नतीजा क्या आता है कि प्रशांत किशोर वहां से 20,000 वोटों से लगभग जीत चुके हैं। देखिए, इसमें दो तरीके की चीज़ थी। एक, जैसे कि मैं बता दूं आपको, एक तरफ चुनाव चिन्ह था, एक तरफ लोग कमल को जानते थे। बिल्कुल। ठीक है, फेस कोई नहीं था, जो कैंडिडेट हैं उनको कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ क्या था? प्रशांत किशोर, वो एक बड़ा चेहरा है बिहार में, और ख़ास तौर पे वो लोग जो पढ़े लिखे हैं और किस समाज से आते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे।
हमेशा से। लेकिन तो प्रशांत किशोर की यही खासियत रही कि जो मतलब कि उनको पता है कि हमें कहाँ पे वार करना है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुना और इसी समय पे चुनाव लड़ा। वो अगर जैसे हम कहते हैं ना कि राजनीतिक अगर हम जानकारी लेते हैं तो प्रशांत किशोर से बेहतर कोई नहीं है, स्ट्रैटेजी वही रेडी करते हैं। तो अपने चुनाव की किस तरीके से आप समझिए, एक विधानसभा अगर हार जाएंगे तो क्या रहेगा, कुछ सोच करके उन्होंने 2025 में चुनाव नहीं लड़ा था। अच्छा, लोग ऐसे बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान को कहते थे कि ये मौसम वैज्ञानिक है, ये बड़ा सही भापते हैं, अंदाजा लगाते हैं मौसम का। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब नए मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो प्रशांत किशोर उभर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पटखनी दी, और ये एक वेकअप कॉल है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और प्रशांत किशोर की इस जीत के पीछे, जैसा एक तो सौहार्द ने कहा कि लड़ाई जो थी वो चेहरा बनाम सिंबल की थी। एक तरफ प्रशांत किशोर का चेहरा था, दूसरी तरफ कमल, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो कमल का चिन्ह था। बाजी चेहरे ने मार ली। क्यों मार ली? भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर उससे छिटका है। और ये कोर वोटर कौन सा है? ये कोर वोटर वो है जो यूजीसी मुद्दे पर पार्टी से खफा था। बिल्कुल। भरत तिवारी के एनकाउंटर ने उस आग में और घी डालने का काम किया। और ये शायद कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर जो सवर्ण जातियां हैं, खासकर जो कोर वोट जिसको बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता है, चाहे ब्राह्मण हो जाए, चाहे ठाकुर हो जाए, चाहे भूमिहार हो जाए, चाहे लेकिन एक वैश्य चीज वहां पे समाज देखेंगे, खुद। वहां पे जो वैश्य समाज है उसकी क्या कहते हैं, वहां पे जो प्रतिशत है, वहां पे वैश्य समाज जो वोटर ज्यादा है क्या? बिल्कुल बांकीपुर ज्यादा में, है, ना? तभी तो वो गढ़ रहा है ना। और मैं तो कह रहा हूँ कि तमाम वोटर छिटके हैं, क्योंकि वैश्य समाज भी जो है वो सवर्णों में आता है। और यूजीसी को लेकर, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के खासकर बिहार में जो कोर वोटर्स हैं, उनके मन में ये चीज आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे से भटक रही है, और वो बहुत ज्यादा जातिवाद में लिप्त हो रही है, संलिप्त हो रही है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर उसको वोट नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उसको राष्ट्रवाद और नेशनल सिक्योरिटी और तरक्की और प्रगति के मामले में वोट देता है। और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी भी शायद लोगों को पसंद नहीं आए। नहीं, सम्राट चौधरी के बारे में अगर आप बात करें बिहार में, तो उनके बारे में जो लोगों की थिंकिंग है वो एकदम से गड़बड़ ही है। और उसके बाद आज भी लोग नीतीश कुमार को ही याद करते हैं। खासतौर पर उनको पता है कि सम्राट जी को इन्होंने आगे पुश कर दिया है, तो उनको एक तरीके से वो लोग ढो रहे हैं, और पसंद कोई नहीं करता है मुख्यमंत्री के तौर पे। और दूसरी बात प्रशांत किशोर की अगर लेंगे तो वही है कि 100 सुनार की एक लोहार की। बीजेपी चाहे जो करती रहे, भाई साहब एक हाथ मारा है, सॉलिड मारा है, उसके बाद ये देखने को बनता है कि अब इससे उनको बहुत मजबूती मिलने वाली है बिहार में। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे रिएक्शंस पढ़ रहा था, और मीसा भारती पार्लियामेंट के बाहर उनकी पार्टी की तो हालत मतलब मत ही पूछिए। जैसे तैसे जमानत बची है, 10% वोट आए हैं आरजेडी को, तीसरे नंबर की पार्टी रही है। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए चुनाव कौन जीतेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आरजेडी तीसरे नंबर पर रहेगी और 10% वोट मिले हैं। और मीसा भारती का ये कहना है कि प्रशांत किशोर के जीतने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आरजेडी वहाँ लंबे समय से बहुत कमजोर है। आरजेडी क्या कहते हैं, अरे बांकीपुर में फाउंडर्स डे तो मनाने 2-3 दिन पहले मना लिया तेजस्वी यादव ने, क्योंकि उनको अपनी पत्नी के जन्मदिन माना यूरोप जाना था। तो ये तो गंभीरता है उनको अपनी पार्टी को लेकर। लेकिन आज 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं। बांकीपुर की तो हम बात कर रहे हैं, दतिया भी नहीं भूल सकते। वहां भी एक मिश्रा जी हैं जो अब पता नहीं आज खुश होंगे नहीं होंगे, वो भगवान जाने। लेकिन उनके ऊपर आरोप तो लगेंगे कि भाई उन्होंने बिल्कुल आरोप पार्टी को हरवा दिया, क्योंकि दतिया में जो नरोत्तम मिश्रा का गढ़ हुआ करता था, इस बार पार्टी ने उन्हें वहां से चुनाव नहीं लड़ाया था, वहां से उम्मीदवार नहीं बनाया था। और वहां से कांग्रेस के घनश्याम सिंह भी तकरीबन 6,500 वोटों से जीत चुके हैं। आशुतोष तिवारी जो औपचारिक जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे बीजेपी के, वो हार चुके हैं। आजाद समाज पार्टी के जो मंडल साहब थे उनको तकरीबन 22,000 वोट, दामोदर यादव मंडल उनका पूरा नाम था, उनको तकरीबन 22,000 वोट्स मिले वहां से। तो बिल्कुल क्या कहते हैं, वो स्टार्टिंग से ही वहाँ पे जिस तरीके से दामोदर को उतना इग्नोर नहीं किया जा सकता था, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा था। खासतौर पे चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो कई बार जा करके। अच्छा, ये बताइए कि नरोत्तम मिश्रा जी के आज के नतीजे से खुश होंगे कि दुखी होंगे? देखिए, नरोत्तम जी जब स्टेज पे थे तो बड़े भावुक से हो गए थे, तो उनका भावुकपना तो अब दिख गया है रिजल्ट में, कि उन्होंने कितना मन लगा करके वहाँ पे काम किया है उनके विधानसभा में। वो कितना भी किए होंगे, लेकिन अब त्रिपाठी जी जो हैं इसी बात को लेकर के कि भाई साहब इन्होंने अपनी कसर जो है बिल्कुल निकाल ली है। देखिए, तिवारी जी ने, मिश्रा जी ने मेहनत की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके समर्थक कितना मान पाए होंगे ये तो भगवान जाने।
अच्छा, मैं अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देख रहा था। डेरेक ओब्रायन जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी पे। उन्होंने 4 सीन लिख दिए, 4 पॉइंटर्स लिख दिए कि पहले तो आप बिहार से एक विधायक को उठाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं ताकि आप उनको रबर स्टैम्प की तरह यूज कर पाएं, ये आरोप लगाते हैं। फिर कहते हैं कि दूसरा सीन ये है कि वही एमएलए जो है वो 52,000 वोट से पिछले साल जीते थे। तीसरा ये है कि आप एक कैंडिडेट उतारते हैं और कुछ घंटों में कैंडिडेट बदल देते हैं। और चौथा सीन ये कि आपका मटिया मेट हो चुका है बांकीपुर में, आप अपना गढ़ नहीं बचा पाए, आप हार चुके हैं एक पॉलिटिकल डिफरेंट से। बड़ी बात यह है कि स्टार्टिंग से भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर में क्या वाकई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, और उस पर कितना मंथन कर रहे थे, कितना सोच रहे थे, मतलब किस रणनीति के साथ ये जो प्रत्याशी नीरज जी को उतारा गया था, क्यों उतारा गया था भाई। मतलब आप सोचिए, उनके पास जो तमाम और प्रत्याशी हैं जो कि बहुत अच्छा चुनाव वहाँ पे लड़ते हैं, लेकिन क्या रणनीति थी बिहार उनकी के बीजेपी की कि नीरज जी को आगे कर दिए। देखिए, उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ से कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। शायद ये संदेश देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, जो इन पर आरोप भी लगा था। आज रविशंकर प्रसाद जी के बेटे जो हैं, उन्होंने इस चीज़ पर जवाब दिया, और एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ क्या, उभरते हुए युवा और अच्छे जाने माने पत्रकार हैं एक, आजकल बहुत उनका नाम है सोशल मीडिया पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने एक ट्वीट किया था रविशंकर प्रसाद को कोट करते हुए कि रविशंकर जी ने कहा था कि बांकीपुर से तो हम कुत्ता बिल्ली भी लड़ा देंगे तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। इस पर रविशंकर प्रसाद जी के बेटे की प्रतिक्रिया आई है कि आप जो है वो झूठ फैला रहे हैं और आपने अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया तो हम आप पर मानहानि का केस करेंगे, हम आप पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। रविशंकर प्रसाद जी ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में ये जो एक फीलिंग थी कि भैया हम किसी को भी चुनाव लड़ा देंगे, जीत जाएंगे, बिल्कुल अभी भी है वो चीजें, अभी भी उनके दिमाग माइंडसेट जो है यही अभी भी रहेगी, अब रहेगी। ये इस चुनाव से क्या कहते हैं बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है कि बीजेपी भी ये चीज़ समझ लेगी कि किसी को भैया हल्के में नहीं लेना है। खासतौर पे प्रशांत किशोर अगर हैं तो अब अपने आप को कैसे वहाँ पर स्थापित कर दी है। अब आप क्या कहते हैं जनसुराज को देखिएगा, बिल्कुल अब उनके कार्यकर्ता जोश में आएंगे। और देखिए एक और बात है कि एक तो प्रशांत किशोर के चेहरे पर, क्योंकि इस नतीजे का असर सरकार पर नहीं पड़ने वाला था, इसलिए लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया। और सामने प्रशांत किशोर जैसा चेहरा और उसके सामने नीरज सिंह को जानता नहीं था, कोई नहीं, और युवा नेता है, उनकी कोई पहचान नहीं थी। तो लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना एक प्रतिष्ठित और स्थापित नेता को जिम्मेदारी सौंपी जाए, मौका दिया जाए, ताकि बांकीपुर भी चर्चा में रहे। और अब मैं इस बात को लेकर एक्साइटेड हूं कि जब प्रशांत किशोर विधानसभा में बैठेंगे तो हाँ क्या दृश्य होगा, क्या ये देखने लायक होगा। मतलब क्योंकि जिस तरीके के वो डायरेक्ट हमले, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो प्रदीप जायसवाल हो, चाहे जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मंगल पांडे हो, जिस तरीके के डायरेक्ट अटैक्स प्रशांत किशोर करते हैं, अब तो उनमें धार और लगेगा। ये भी देखने को मिलेगा कि उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जो भी लिखा था, जो भी वादे किए थे, अब तो आपके हाथ में आ गई है। आप उनकी आवाज़ अपने विधानसभा की तो जाकर के बुलंद कर सकते हैं। तो वाकई अभी आपके पास मौका है, लगभग 1.5 साल हुए हैं चुनाव में। हाँ बिल्कुल, अब तो अभी आपके पास 2030 में है, अभी आपके पास पूरा मौका है। जितना आपको दिखाना है जमीनी स्तर पे काम आप कर सकते हैं, और आपके लिए एक रास्ता बन गया है, इनके लिए एक लॉन्च पैड बन गया है कि 2030 के चुनाव आते आते तक आप बांकीपुर को एज अ मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखो भैया, एक अकेला विधायक अगर इतना कर सकता है तो हमारी सरकार अगर रही तो हम ये कर देंगे। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में अब बड़े इंटरेस्टिंग दिन आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग डेज आर अहेड। ड्रामा भी खूब होगा बिहार में हो, लेकिन हमको नरोत्तम मिश्रा जी का चेहरा बार बार आ रहा है। मुझे तो अभी देखना है कि नतीजों के बाद नरोत्तम मिश्रा जी कब आते हैं मीडिया के सामने और उनके चेहरे क्या, वो एक्सप्रेशन क्या रहता है। क्योंकि जिस तरीके की हुड़दंगी उनके समर्थकों ने NH नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके की थी, और देखिए नेता मान जाए, समर्थक नहीं मानता। और वो भी नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता जो 1990 से लेके 2023 तक कभी चुनाव नहीं हारे, 1998 से लेके लगातार विधायक रहे, उनका 2023 में हारना, फिर टिकट कटना। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि ये हम जब क्या कहते हैं, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, हम कह देते हैं कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का जो फैसला होगा हाईकमान का हम उसको मानेंगे। लेकिन भाई ये कुर्सी जो होती है ना, इसकी जो गर्माहट होती है, वाकई आदमी
इसके बारे में कह देता है सामने, लेकिन इसका जो असर होता है वो उसके दिल में होता है। उसको समझ में आता है कि हम कह भले रहे हैं, वो भावुकपना आप देख सकते हैं। वो सीएम के साथ वो स्टेज पे हैं लेकिन वो भावुक हो जाते हैं, तो वो दर्द तो है ही है। तो जाहिर सी बात है, उस तरीके से आदमी चुनाव नहीं लड़ता है। अपना चुनाव अपना होता है। दूसरे को हम कह देते हैं कि हाँ पूरा सपोर्ट है, करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता है। खास तौर पे वो, जबकि वो थाली परोसी उनके लिए गई हो और उसका हक कोई मार लिया हो। हमारी थाली है, दूसरा आकर के, तो उसमें क्या आपको लगता है हम उनको कितने अच्छे से जाकर वहाँ बेना हाँकेंगे खाना खिलाने के लिए? हम तो मन में ही सोचेंगे ना कि हमारी थाली मार के और आ गए हो हमको और कह रहे हो कि चलिए बेना हाँकिए। तो बड़ा दर्द है भैया, पेन है। बहुत बहुत ज्यादा पेन है। और अब ये आज ये पेन तिवारी जी को भी महसूस हो रहा होगा। जब आप चुनाव लड़े और चुनाव में जब हार मिलती है ना, तो देखने में वो बड़ा जब आसान दोबारा लगता मिलेंगे है। तिवारी जी उनसे, तो मन में कहेंगे पूरी कसम निकाले हैं गुरु। और इस तरीके से निकाले हैं, हमारे सामने तो बहुत कहे हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन छोटे भाई को ऐसा आप दिए ना कि अब छोटे भाई भूल नहीं सकते हैं। यही मौका मिला था उनको। और छोटे भाई भी कहेंगे कि यार हम ही मिले थे चुनाव लड़ने के लिए। बेचारे मांग कहीं और से रहे थे टिकट 2023 में, और आपने टिकट दिया भी तो दतिया सरा के टिकट दे दिया। बेचारे कहीं के नहीं रहे, ना माया मिली ना राम सनम। बीजेपी ये करती है ना, जैसे उन्हें मौका भी देना है कि आप हमारे कार्यकर्ता हैं तो इनको मौका देना है, लेकिन आपको कहाँ लटका देगी आप भी नहीं समझ सकते हैं, कहाँ फंसा देगी, फिर आप उस चुनाव को किस तरीके से। बीजेपी के काम करने का अपना अलग तरीका है। और आज पूरे दिन में अगर कोई एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए आई थी, वो तो गुजरात से आई थी, जो उनका गढ़ है, उनका किला है। चलिए, एक किला तो उनका सलामत है। मंजलपुर विधानसभा सीट से 30,000 से अधिक मार्जिन से वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सत्येंद्र भाई पटेल, सतीश पटेल, वो चुनाव जीत चुके हैं। इकलौती अच्छी खबर है। अब थोड़े से ऑपोजिशन भी अति उत्साहित हो गया है। उनका कहना है द एंड हैज़ बिगन। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर अभी तक कितनी बार ऐसा एंड बिगिन हो चुका है। कई बार भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हार चुकी है। उपचुनाव ज्यादातर हारती है बीजेपी। बाई पोल में जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बड़ा खराब है। आप तो यूपी से आते हैं। 2018 फूलपुर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का सीट केशव प्रसाद मौर्य का, और गोरखपुर सिटिंग मुख्यमंत्री का सीट था, वो हार गए। उपचुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां हार जाती है। लोग कहते हैं कि अरे अखिलेश और मायावती के मिलने से अब तो भारतीय जनता पार्टी का किला ढह जाएगा, 19 में नो कमिंग बैक। और 19 में मायावती और अखिलेश साथ में चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, और प्रचंड बहुमत के साथ वापस भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लौटती है, और यूपी में भी 64 सीटें जीतने में कामयाब रहती है। ये एक्चुअली उस तरीके से है कि जैसे समुद्र में से 2-4 बूंद अगर आप जल ले लेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी इसको गंभीरता से लेती है। किसी भी चुनाव को आप अदर पार्टी जो काम करती हैं और बीजेपी का काम करने का जो तरीका है बहुत अलग है। अदर क्या होता है कि जैसे कि जब चुनाव आ जाता है तो हम महीने 2 महीने पहले जो है स्टार्टिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें जुटते हैं। बीजेपी की रणनीति जो है कि अगर चुनाव हुआ और चुनाव 5 साल वो लड़ते रहते हैं। एक जगह एक स्टेट में हो गया, दूसरे जगह की तैयारी हो रही, फिर 5 साल की तैयारी हो रही। तो इस तरीके से बीजेपी का चुनाव लड़ने का एक तरीका है। अच्छा, इस देश में ऐसे भी नेता हैं जो चुनाव हारने के बाद महीने भर के वैकेशन पे चले जाते हैं। और एक मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी को बिहार जीतती है तो अगले हफ्ते प्रधानमंत्री जो है बंगाल में होते हैं, गृह मंत्री बंगाल में होते हैं, इनके तमाम मंत्री बंगाल हैं। ये 24/7 इलेक्शन मशीनरी बन चुकी है। ये विदेश में होते हैं तो अगर चुनाव आ जाता है तो ये भाग के आते हैं। तमाम ऐसे नेता हैं जो कि यहाँ के चुनाव चल रहा होता है, विदेश में होते हैं, तो जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य की कोई स्मृति अपने साथ लेके चले जाते हैं। बिल्कुल चले जाते हैं। मुझे याद है प्रधानमंत्री किसी तो देश में थे और उन्होंने वहां पे असम का गामोसा पहन रखा था। क्यों भैया? असम में विधानसभा। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग बीजेपी से तगड़ा कोई मैनेज नहीं करता, लेकिन कोई भी चुनाव हारने के लिए नहीं करता। और ये जो नतीजे आए हैं बीजेपी के लिए एक अलार्म है कि अभी आपको बहुत सी चीजों पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बांकीपुर नहीं हारना चाहिए था। पूरा एनडीए का कुनबा और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिया था, और सामने एक अकेले प्रशांत किशोर खड़े थे, और एक अकेले ने आज पूरे एनडीए को बांकीपुर में मात दी है। खैर, राजनीति में जीत और हार चलती रहेगी। आगे बड़े बड़े चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और जब बात, और इस देश में जब चुनाव होते हैं और खासकर उत्तर प्रदेश का, तो आप निश्चिंत रहिए, एक्शन पुरजोर होगा और उन तमाम एक्शंस के अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में या इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। हमारा काम था आप तक ये अपडेट लेकर आना और कुछ इंसाइट्स पर बात करना। तो बॉटम लाइन ये है कि किला ढह चुका है। प्रशांत किशोर has emerged as the conqueror, the warrior who has breached the fortress। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है।
आगे इस मामले से जुड़ा कोई भी अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक आप मुझे यानी प्रमोद तिवारी और मेरे सहयोगी सौहार्द द्विवेदी को दीजिए इजाज़त, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए एज न्यूज़।